देश में मातृ मृत्यु दर की बढ़ती संख्या को कम करने और सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार देश में 11 नेशनल मिडवेफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है। इसके तहत जबलपुर के रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में भी प्रदेश का एकमात्र नेशनल मिडवेफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पश्चिमी देशों में सामान्य प्रसव के लिए अपनाई जाने वाली सभी विधियां अपनाई जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षक और छात्र मिलकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करेंगे। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इसका उपयोग होगा। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ेगी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। MLB स्कूल में होने वाले मूल्यांकन कार्य के लिए 1300 शिक्षकों का पंजीयन किया गया है। मूल्यांकन का प्रथम चरण 5 से 25 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय उद्यान में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी सहित प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने पौधों का रोपण किया। यूक्रेन में हालत बहुत खराब है। ऐसे में भारत सरकार के प्रयासों से घर वापस आकर छात्र खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह कहना है यूक्रेन से वापस लौटकर आई कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह का। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 7000 चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं ENT विशेषज्ञों ने लोगों को उपचार प्रदान किया। मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गयी। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का विभिन्न संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, पेंशनर्स समाज, किसान समिति सहित अलग अलग संगठनों के अधिकारियों ने घंटाघर चौक पर बिजली के दामों में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश के राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। गर्मियों के मौसम में जंगलों में होने वाले अग्नि हादसों और पेयजल संकट से वन्य प्राणियों की रक्षा करने के लिए वन विभाग द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई है। 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तहत वन विभाग ने जंगलों में निगरानी रखना शुरू कर दिया है। इसके लिए फायर वॉचर्स और श्रमिकों को तैनात किया गया है। शहर की एक तंबाकू निर्माता कंपनी के ब्रांड से मिलते जुलते नाम पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले संचालक के गोदाम पर दिल्ली कोर्ट की ओर से गठित टीम ने दबिश दी। गोदाम से लाखों रुपए का माल भी जब्त किया गया है और कंपनी के प्रोपराइटर अनिरुद्ध राठौर के खिलाफ ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया है। राष्ट्रीय पासी समाज और कैंट किसान महासंघ की एक बैठक जबलपुर में हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत भी शामिल हुए और बैठक में कैंट के किसानों की रक्षा संपदा के अधीन आने वाली जमीनों के मालिकाना हक के मुद्दे पर विचार विमर्श कर आगामी कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। बरेला शारदा मंदिर के पास शारदा नगर में बीती रात नागा घाटी की ओर से आ रहे ट्रक ने कोहराम मचा दिया। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक मकान का टीन शेड तोड़ते हुए खाली प्लाट में घुस गया। गनीमत यह थी कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजली के दामों में प्रस्तावित वृद्धि का विभिन्न संगठन, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में बिजली के दामों की प्रस्तावित वृद्धि को लेकर व्यक्त किया आक्रोश, राज्य सरकार को भी घेरा। और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के वापस भारत लौटने का सिलसिला जारी। जबलपुर के बाद अब यूक्रेन से वापस लौटी कटनी की छात्रा। डुमना एयरपोर्ट पर पहुंची छात्रा ने कहा, यूक्रेन में हालत बेहद खराब। देश में मातृ मृत्यु दर की बढ़ती संख्या को कम करने और सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार देश में 11 नेशनल मिडवेफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है। इसके तहत जबलपुर के रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में भी प्रदेश का एकमात्र नेशनल मिडवेफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
नेशनल मिडवेफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत होने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के कार्य को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों पर रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में राष्ट्रीय मिडवेफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर में सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने, पश्चिमी देशों में प्रसव के पहले और प्रसव के दौरान अपनाई जाने वाली विधियों का उपयोग और स्टाफ को ट्रेनिंग देने का कार्य होगा ताकि सामान्य प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। शासन ने जो एक वेस्टर्न कहना चाहिए प्रोसेस है, पश्चिमी देशों में जो प्रोसेस अडॉप्ट की गई कि वहाँ एक मिडवाइफ एक महिला होती है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होती है। तो इसी संदर्भ में भारत शासन ने पूरे भारत में 11 नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया था। और बड़े हर्ष की बात है कि पूरे देश में जो 11 स्थापित हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में केवल एक इंस्टीट्यूट स्थापित हो रहा है और वहाँ सौभाग्य मिला है हमारे रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को। प्रदेश का पहला नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित हो रहा है, उसका कार्य शुरू हो गया है। इस नए इंस्टीट्यूट के लिए सभी संसाधन जुटाने का कार्य पूरा किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट में आधुनिक लेबर रूम, प्राइवेट वार्ड और प्रशिक्षित स्टाफ की सुविधा होगी जो महिलाओं को सामान्य प्रसव के लिए मोटिवेट भी करेगी। खास बात यह है कि यह इंस्टीट्यूट प्रदेश का पहला और एकमात्र सेंटर होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षक और छात्र मिलकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करेंगे। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इसका उपयोग होगा। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग में इन दिनों टीचिंग लर्निंग ऐड बनाने की कवायद चल रही है। शिक्षक और छात्र मिलकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करेंगे। इसका 3 चरणों में परीक्षण होगा। उसके पश्चात उसे आधार बनाकर पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे जो हमारे प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला समस्त में ये बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा। और इसका उपयोग हम हमारे टीचर जो हैं वो टीचिंग एड के रूप में काम करेंगे। TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो वो बनाने के लिए हमने विकासखंड के समस्त स्कूलों को एक निर्देश जारी किया है। 4 तारीख को हमारे स्कूल लेवल में होगा। इसके बाद में ये जो उसमें से सेलेक्ट होंगे वो हमारे जनशिक्षा केंद्र लेवल में 7 तारीख को हम उसको लेंगे। और 7 तारीख के बाद में 11 तारीख को ब्लॉक लेवल में वो जो सिलेक्टेड मटेरियल बनेगा, टीचिंग लर्निंग ऐड है वो बनेगा, उसको हम 11 तारीख को ब्लॉक लेवल में और ऐसे ही 15 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल में और 22 तारीख को संभाग लेवल में उसको हम सम्मिलित करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस नए प्रयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों की रुचि भी बढ़ेगी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। MLB स्कूल में होने वाले मूल्यांकन कार्य के लिए 1300 शिक्षकों का पंजीयन किया गया है। मूल्यांकन का प्रथम चरण 5 से 25 फरवरी तक चलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य MLB स्कूल में 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से कॉपियों के बंडल मूल्यांकन केंद्र पहुंचने लगे हैं। जबलपुर जिले की कॉपियां अन्य जिलों में मूल्यांकन हेतु भेजी जाएंगी, जबकि यहां पर दूसरे जिले की कॉपियों को जांचा जाएगा। 5 मार्च से मूल्यांकन प्रारंभ होने के निर्देश हैं। तो अभी हम लोगों ने ग्रामीण थानों से उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन किया है और अब ये जिले से इकट्ठी होके दूसरे जगह जाएगी जहाँ से भोपाल से निर्देश मिलेंगे और दूसरे जिलों से हमारे यहाँ आएंगी कॉपियाँ। फिर मूल्यांकन शुरू होगा। तो उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या और विषय के अनुसार फिर आदेश जारी होंगे। अभी तो 1300 शिक्षकों की ऑनलाइन फीडिंग हुई है, उसमें से फिर कॉपियों की संख्या के हिसाब से फिर ऑर्डर होंगे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। तो अभी तो हम लोग 1300 शिक्षकों की जानकारी अप्रूव करवा ले रहे हैं और उसमें से फिर आवश्यकता अनुसार बुलाए जाएंगे टीचर्स। 14 थाना क्षेत्रों से लगभग जो बंडल आए हैं लगभग 80 बोरों में जाएंगे। हमने 90 बोरे जो है अपने शहरी थाना क्षेत्र के भरे हुए हैं और कल रात में 12 बजे तक सब पूरा जो संकलन है ग्रामीण थाना क्षेत्र का वो हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक 3 चरणों में मूल्यांकन कार्य होगा जो करीब 1.5 महीने तक चलेगा।
प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय उद्यान में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने पौधों का रोपण किया। प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम के तहत चल रहे पौधारोपण अभियान के तहत माह के पहले कार्य दिवस पर कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित उद्यान में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों का रोपण किया। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, शेर सिंह मीणा, सुश्री विमलेश सिंह के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उद्यान में पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर सभी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया। यूक्रेन में हालत बहुत खराब है। ऐसे में भारत सरकार के प्रयासों से घर वापस आकर छात्र खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह कहना है यूक्रेन से वापस लौटकर आई कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह का। यूक्रेन पर जारी रूस के हमले के बीच भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत सरकार के प्रयासों से यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय परिवार और छात्र वापस अपने देश और घरों को लौट रहे हैं। बुधवार को कटनी की रहने वाली MBBS की एक छात्रा सुनिधि सिंह भी वापस अपने घर लौटी हैं। सुनिधि मंगलवार की सुबह दिल्ली से फ्लाइट के जरिए डुमना एयरपोर्ट पहुंची। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में हुए रूसी हमले के बीच वहां हालात बेहद खराब हैं। भारत सरकार के प्रयासों से भारतीय छात्र स्वदेश वापस आकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब मुझे अपने फैमिली के पास पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी और हमें पता नहीं था कि कुछ भी कभी भी हो सकता था। उस हिसाब से यहाँ पे मुझे बहुत सेफ फील हो रहा है। मुझे अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि मुझे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने के लिए पूरे स्टेप्स लेगी। और वहाँ पे स्थिति अभी थोड़ी ठीक नहीं है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मेरे जो साथी हैं उनको, पर होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। सुनिधि यूक्रेन से रोमानिया होते हुए दिल्ली पहुंची थी। सुनिधि MBBS की छात्रा है। उनका कहना है कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सभी भारतीय सुरक्षित वापस भारत लौट आएंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 7,000 चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं ENT विशेषज्ञों ने लोगों को उपचार प्रदान किया। मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गयी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 मार्च को पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घामापुर रामलीला मैदान में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 7,000 से ज्यादा नजर के चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में अस्थि रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला के रोगियों को भी उपचार प्रदान किया गया। आज स्वर्गीय भरत गनौरिया के न रहने के बाद भी उनकी जो प्रेरणा थी उसका पालन उनका परिवार करता है। लगभग पूरे पूर्व विधानसभा में कैंप लगाकर लोगों की आंखों की जांच, आंखों के ऑपरेशन कराए जाते हैं और कार्यक्रम के अंतिम दिन जिस दिन चश्मा वितरण का कार्यक्रम रहता है उन सारे हितग्राहियों को जो पूर्व विधानसभा से आए उनकी भोजन की व्यवस्था एवं कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था यहाँ कराई जाती है। आयोजन स्थल पर दिन भर मेला लगा रहा। आयोजकों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का विभिन्न संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, पेंशनर समाज, किसान समिति सहित अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने घंटाघर चौक पर बिजली के दामों में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश के राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का विभिन्न संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। कोरोना काल में बिजली की दरों को बढ़ाए जाने के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा की जा रही जनसुनवाई का बहिष्कार करने की बात विभिन्न संगठनों ने कही है। बुधवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, महिला संगठनों, किसान संगठन सहित अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने घंटाघर चौक पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए कोरोना काल में बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर विरोध दर्ज कराया।
इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मामले में राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर भी आक्रोश जाहिर किया। जन सुनवाई तय करने का मतलब यह है कि कोरोना काल में बिजली के रेट बढ़ाने की हम लोगों ने ये तय किया। कोरोना काल में बिजली के रेट बढ़ाने के विरोध में जो जन सुनवाई हो रही है, उस जन सुनवाई का हम लोग बहिष्कार करेंगे। हमारा आरोप है कि राज्य सरकार इस बारे में चुप बैठी है, जबकि राज्य सरकार को पूरा अधिकार है नीतिगत निर्णय लेकर वो विद्युत नियामक आयोग को बता सकती है कि कोरोना काल में बिजली के रेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार चुप बैठी है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बिजली के बिल बढ़ाने की बात या प्रस्ताव आए हैं नियामक आयोग में, उसको वापस लिया जाएगा। कोरोना काल में काफ़ी घाटा हुआ है लोगों को, और अभी जो कोरोना काल के बिजली के बिल वसूले जा रहे थे उसका भी हम लोगों ने यहाँ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा और कोरोना काल में बिजली की दरों में होने वाली प्रस्तावित वृद्धि को रोकने की मांग की। गर्मियों के मौसम में जंगलों में होने वाले अग्नि हादसों और पेयजल संकट से वन्य प्राणियों की रक्षा करने के लिए वन विभाग द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई है। 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तहत वन विभाग ने जंगलों में निगरानी रखना शुरू कर दिया है। इसके लिए फायर वॉचर्स और श्रमिकों को तैनात किया गया है। गर्मियों के मौसम में जंगलों के आसपास होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं और पेयजल संकट से वन्य प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए वन विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तहत जंगलों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए विभाग एहतियातन कदम उठा रहा है। इसके तहत जंगलों से गुजर रही विद्युत लाइनों की गश्ती प्रारंभ की गई है। साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों को बढ़ाने और संरक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग द्वारा फायर लाइनों की कटाई भी प्रारंभ कर दी गई है ताकि आग को फैलने से रोकने में मदद मिले। विभाग द्वारा इसके लिए फायर वॉचर्स और श्रमिकों की तैनाती भी की गई है कि 15 फरवरी से 15 जून तक हमारा फायर सीजन होता है और इस दौरान हम विशेष रूप से जो विद्युत लाइन है इसकी गश्ती हम लोग प्रारंभ करते हैं और जो फायर लाइनों की कटाई हम लोग करते हैं जिससे कि आग एक तरफ से दूसरी तरफ ना फैले, और साथ ही साथ हम अलग से फायर वॉचर्स जो श्रमिक हैं वो लगाते हैं ताकि अग्नि का हम लोग मॉनिटरिंग कर पाएँ, और साथ ही साथ जो प्राकृतिक रूप से जो वाटर होल पाए जाते हैं, जल स्रोत पाए जाते हैं, उनकी सफाई हम लोग करते हैं। तो ये सारी बातें हम मौके पे सुनिश्चित करते हैं कि जिससे कि जब वन्य प्राणियों का जो शिकार है उस पे हम लोग रोकथाम कर सकें और उनको पानी उपलब्ध हो सके। जबलपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगलों में विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है ताकि वन्य प्राणियों का जीवन बचाया जा सके। शहर की एक तंबाकू निर्माता कंपनी के ब्रांड से मिलते जुलते नाम पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले संचालक के गोदाम पर दिल्ली कोर्ट की ओर से गठित टीम ने दबिश दी। गोदाम से लाखों रुपए का माल भी जब्त किया गया है और कंपनी के प्रोपराइटर अनिरुद्ध राठौर के खिलाफ ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण बनाया गया है। कमानिया क्षेत्र में स्थित तंबाकू कंपनी के प्रोपराइटर निखिल राठौर ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी जिस नाम से तंबाकू उत्पाद बनाती है वह दिल्ली में भी बिकता है। एक अन्य कंपनी उनके उत्पाद को कॉपी कर संशोधित नाम से बेच रही है, जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने छापामारी के आदेश दिए थे। दिल्ली के कुछ अधिवक्ताओं और यूनियन लीगल सर्विस इंदौर के पदाधिकारियों की टीम ने सूखागांव पहुंचकर गोदाम में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद और पैकिंग रैपर भी मिले। छापामारी की कार्रवाई की रिपोर्ट दिल्ली कोर्ट में पेश की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई दिल्ली में मई माह में होगी। राष्ट्रीय पासी समाज और कैंट किसान महासंघ की एक बैठक जबलपुर में हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत भी शामिल हुए। बैठक में कैंट के किसानों की रक्षा संपदा के अधीन आने वाली जमीनों के मालिकाना हक के मुद्दे पर विचार विमर्श कर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई।
राष्ट्रीय पासी समाज और कैंट किसान संघ ने कैंट के किसानों की रक्षा संपत्ति अधीन आने वाली जमीनों के मालिकाना हक की मांग को लेकर देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय पासी समाज और कैंट किसान संघ की एक बैठक जबलपुर में हुई, जिसमें पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत भी शामिल हुए। पासी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी रक्षा मंत्री को मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। लिहाजा जल्द ही इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री से पुनः मुलाकात की जाएगी। राज्यसभा में करो, वोट हमारा ले लो, क्या है वो चीज हम देना चाहते हैं। जब तक आप निस्सोगे, जब तक आप 50 हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, आप व्यवस्था को समझिएगा। 131 लोकसभा मेंबर बना रिजर्व सीट कर। पासी समाज एवं कैंट किसान संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आज लखनऊ से पधारे हमारे राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी का आज नगर आगमन हुआ। उनने बैठक को संबोधित किए। कैंट किसान की जो ज़मीन है रक्षा संविदा के अधीन है, उनके मालिकाना हक हेतु उनने ये बात सरकार तक रखी। पूर्व में भी हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से मिल के आ चुके हैं, बट अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। उसी की आगामी उनमें मुलाकात करने की आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ तैयार करी गई। बैठक में पासी समाज के लोग और कैंट किसान महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बरेला शारदा मंदिर के पास शारदा नगर में बीती रात नागाघाटी की ओर से आ रहे ट्रक ने कोहराम मचा दिया। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक मकान का टीन शेड तोड़ते हुए खाली प्लाट में घुस गया। गनीमत यह थी कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बरेला शारदा मंदिर के पास मंगलवार की देर रात रायपुर से आ रहे एक ट्रक चालक ने जमकर कोहराम मचाया। नागाघाटी की ओर से आ रहा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक मकान के टीन शेड को तोड़ते हुए खाली प्लाट में घुसा। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की खबर लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।